Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 12th Chapter number 1 Chemotherapeutic Agents. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 12th यूनिट पर हम आ चुके हैं जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कीमोथेरापुटिक एजेंट्स के बारे में। दैट मीन्स वो एजेंट्स जो कि कीमो मतलब केमिकली जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं और क्या करते हैं, थेरापुटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कीमोथेरापुटिक एजेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कीमोथेरापुटिक एजेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि कीमोथेरापुटिक एजेंट्स होते क्या हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो रहती है वो अपन किस में देते हैं, कैंसर के अंदर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करके जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल्स को यूज करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, सो दीज कीमोथेरापुटिक एजेंट्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर्स। ये जो कीमोथेरापुटिक एजेंट्स होते हैं ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर को ट्रीट आउट करते हैं। ठीक है, दे वर्क बाय इंटरफियरिंग विद द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द कैंसर सेल्स, आइदर बाय किलिंग द सेल्स आउटराइट और बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कैंसर की कंडीशन क्या होती है। कैंसर वो डिजीज है, एक्चुअल में वो डिसऑर्डर है। ठीक है, डिजीज जो होता है ना बेटा वो किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से हुआ होता है। डिजीज जो है वो किसी भी पैथोजन या फिर हम कहेंगे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ होता है। जबकि जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, डिसऑर्डर शब्द का मतलब समझ रहे हो, डिस यानी कि डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्ब है, ऑर्डर। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो काम होना चाहिए अगर वो डिस्टर्ब है तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। और यहाँ पर क्या होता है, जो कैंसर की कंडीशन है वो एक डिसऑर्डर में कंसिडर की जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल सिस्टम क्या है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर जनरेट होंगी और पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स जो है उनकी डेथ होंगी और बॉडी में कंटिन्यूसली सेल्स की डेथ और सेल्स की बर्थ कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन कैंसर वो कंडीशन होती है जिसके अंदर सेल्स बन तो रही होती है, जनरेट तो हो रही होती है, लेकिन उनकी डेथ नहीं हो रही होती है, वो कंटिन्यूसली उनकी मल्टीप्लिकेशन पावर बढ़ जाती है और बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो ओवर ग्रोथ करके एक ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाती हैं और वो एक साथ ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेसिकली कैंसर। तो इस कैंसर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यहाँ पर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं कीमोथेरापुटिक एजेंट्स। और ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के साथ, उनके डिवीजन के साथ इंटरफेयर करते हैं कि कंटिन्यूसली ये काम करते हैं ये कीमोथेरापुटिक एजेंट्स। और जो कैंसर सेल्स को कैंसर सेल्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो डिवीजन हो रहा है, जो नंबर ऑफ सेल्स वहां पर इंक्रीज हो रही है, सेल्स का मैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको ये इंटरफेयर करते हैं। चाहे तो ये क्या करेंगे, या तो जो सेल्स बन रही हैं उनको किल करके भी काम कर सकते हैं और दूसरा कि सेल्स की मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है उस मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करके, रोक करके भी ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कीमोथेरापेटिक एजेंट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। These chemotherapy can be given as an standard alone treatment or in combination with other treatments such as radiation therapy or surgery। ठीक है, ये जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं या तो इन्हें अकेले दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए या फिर अदर जो ड्रग्स होती हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी के साथ या जो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन में देते हैं। अदर जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो और एक सेपरेट ट्रीटमेंट के फॉर्म में भी इनको दिया जा सकता है। ठीक है, these chemotherapy can be very effective in treating the cancer as it can also cause a range of side effects such as nausea, hair loss and fatigue। ठीक है, तो ये जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं जो कीमोथेरेपी में यूज किए जाते हैं ये इफेक्टिवली कैंसर को ट्रीट आउट करते हैं और इस तरीके से इसके
जब ये ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं तो इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया यानी कि उल्टी जैसा मन होना, हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना, और फटीग यानी कि थकान होना। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट्स भी इसके साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। डिफरेंट टाइप के कीमोथेरापेटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि फर्स्ट होते हैं आपके एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स, सेकेंड होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड होता है एंथ्रासाइक्लिडीन्स, फोर्थ है ट्रोपोआइसोमरीज इनिबिटर्स, एंड फिफ्थ है मायोटिक इनिबिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कीमोथेरापेटिक एजेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होते हैं एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स, जो क्या करते हैं, इनके अंदर एक पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, और इस एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को किल कर पाते हैं। So these drugs work by damaging the DNA inside the cancer cells, preventing them from dividing and reproducing. ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको डैमेज करके काम करती हैं। तो ये उसको डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाती और आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स होती हैं कैंसर सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए को डैमेज करके सेल्स की ओवर ग्रोथ को इनिबिट करती हैं। क्लियर है? सेकेंड होते हैं आपके एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, और मेटाबोलाइट मतलब कि उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो भी मेटाबोलाइट्स उसको चाहिए एज अ न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उन मेटाबोलाइट्स को अपोज करके उनके अपोजिट एक्शन दे करके भी ये ड्रग क्या करती हैं, सेल को मेटाबोलाइट्स जो उनको चाहिए अगर वो नहीं मिलेंगे तो सेल्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी ना, तो वैसे ये काम करेंगे। सो दीज ड्रग्स वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द कैंसर सेल्स एबिलिटी to make the DNA, RNA and other essential components that are needed for the growth and division। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, जो कैंसर सेल्स की डीएनए बनाने की, आरएनए बनाने की, या जो असेंशियल कंपोनेंट हैं जो किसी भी कैंसर सेल को ग्रोथ करने के लिए, डिवाइड करने के लिए चाहिए, उन कंपोनेंट्स के साथ इंटरफेयर करती है। ठीक है, उन कैंसर सेल्स की उनको बनाने की जो टेंडेंसी है कि जो भी असेंशियल कंपोनेंट्स उसको चाहिए ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, या डीएनए आरएनए चाहिए, तो उनके साथ ये इंटरफेयर करती है, उनको बनने नहीं देती, और उनके साथ इंटरफेयर करके जो मेटाबोलाइट्स उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए नहीं बन पाता और अल्टीमेटली कैंसर सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती, डिवीजन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग्स क्या करती है, कैंसर सेल की जो ग्रोथ और डिवीजन है उसके साथ ये इंटरफेयर करती हैं। थर्ड है एंथ्रासाइक्लिडीन्स। So these drugs work by binding to the DNA inside the cancer cells and preventing them फ्रॉम रेप्लिकेटिंग एंड डिवाइडिंग। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, कैंसर सेल का जो डीएनए है उसके साथ बाइंड कर जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है, और जुड़ करके उसको रेप्लिकेशन नहीं करने देती और उसको डिवाइड नहीं होने देती, तो उसके रेप्लिकेशन और डिवीजन को ये प्रिवेंट आउट करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंथ्रासाइक्लिडीन्स होती हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर सेल्स के डीएनए के साथ बाइंड करके उसके सेल नंबर इंक्रीज को या उसके रेप्लिकेशन को, उसके डिवीजन को इनिबिट करते हैं। फोर्थ होता है आपके ट्रोपोआइसोमरेज इनिबिटर्स। These drugs work by preventing the enzyme tropoisomerase from working properly, which is needed for DNA replication। ठीक है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके जो एंजाइम है ट्रोपोआइसोमरेज उसको प्रॉपरली वर्क नहीं करने देती, जिसकी वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। दैट मीन्स ये जो एंजाइम है ट्रोपोआइसोमरेज ये डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए से फर्दर डीएनए बनने की जो प्रोसेस है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसके थ्रू सेल्स जो रहती है न्यूक्लियस में डिवाइड करके देन सेल्स में डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करती है। ठीक है, सेल्स रिप्रोडक्शन करती हैं, तो उस प्रोसेस के लिए जो असेंशियल एंजाइम है ट्रोपोआइसोमरेज उसको ये प्रिवेंट आउट करती है, उसको रोकती है। ठीक है, लास्ट फिफ्थ है आपके माइटोटिक इनिबिटर्स। These drugs work by interfering with the mitotic spindles which is needed for the cell division। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो आपके
कैंसर सेल्स होती है उसके अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करती हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए नीडेड होते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स सेल डिवीजन के लिए जो माइटोटिक स्पिंडल्स चाहिए, जो जिसकी हेल्प से जब सेल डिवीजन डिवीजन हो रहा होता है ना, सेल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल्स की नीड होती है, जो कि उसके पोलर पार्ट में आके देन डिवाइड होकर के दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उस माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ इंटरफेयर करके उन माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको ये इनहिबिट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को होने से रोकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं जो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू कैंसर सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। जैसे कि अल्कलाइलेटिंग जो है वो डीएनए को डैमेज करेंगे, एंटी मेटाबोलाइट असेंशियल जो मेटाबोलाइट्स हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए, डिवीजन के लिए चाहिए, उनको अपोज करेंगे। एंथ्रासाइक्लिडीज जो है कैंसर सेल के अंदर जो डीएनए है उसके साथ बाइंड करके उसको रेप्लिकेट और डिवाइड होने से रोकेंगे। ट्रोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स इस एंजाइम को इनहिबिट करके डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होने देंगे। और लास्ट होते हैं आपके माइटोटिक इनहिबिटर्स, जो कि माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ इंटरफेयर करके सेल डिवीजन को होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंट कीमोथेरापेटिक एजेंट्स जो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ दिस कीमोथेरेपी। यहाँ पर ये जो कीमोथेरेपी प्रोवाइड की जा रही है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, जैसे कि साइटोटॉक्सिसिटी, सिस्टमिक ट्रीटमेंट, कॉम्बिनेशन थेरेपी, डोज एंड शेड्यूल, एडजुवेंट थेरेपी एंड सो ऑन। ठीक है, तो कीमोथेरेपी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो देखो कि द प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी इन्वॉल्व्स यूजिंग द ड्रग्स टू किल एंड स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ द कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी है जिसके अंदर हम केमिकल को यूज करते हैं, डिफरेंट ड्रग सब्सटेंस को यूज करते हैं, किसके लिए? इन कैंसर सेल्स को किल करने के लिए या इनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको स्लो डाउन करने के लिए हम ड्रग्स को यूज करके कीमोथेरेपी या हम कहेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो कीमोथेरेपी होती है इसके कुछ की प्रिंसिपल होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड होती है। जैसे कि फर्स्ट है इसके अंदर साइटोटॉक्सिसिटी। साइटो मतलब होता है सेल एंड टॉक्सिसिटी का मतलब होता है टॉक्सिक सब्सटेंस बनाना। तो साइटोटॉक्सिसिटी के थ्रू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल्स को किल कर सकते हैं। कैसे? कि कीमोथेरेपी ड्रग्स वर्क बाय टारगेटिंग द रैपिड डिवाइडिंग सेल्स इंक्लूडिंग द कैंसर सेल्स। दे डिसरप्ट द नॉर्मल सेल डिवीजन प्रोसेस विच कैन लीड टू सेल डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर कीमोथेरापेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो सेल्स आपके फास्ट फास्ट डिवाइड हो रही होती हैं उनको ये टारगेट करती है। ठीक है, साथ में जो कैंसर सेल्स होती हैं इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स, जो कि आपको पता है कैंसर सेल्स की डिवाइडिंग कैपेसिटी वहां पर बढ़ जाती है। कैंसर सेल्स बेसिकली वही नॉर्मल सेल्स है जिनकी डिवीजन कैपेसिटी बढ़ गई है, उन्हीं को हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैंसर सेल्स हैं जो रैपिडली डिवाइड हो रही होती है उन पर ये ड्रग्स पर्टिकुलरली टारगेट करती हैं और जो नॉर्मली जैसे सेल का डिवीजन प्रोसेस होता है उसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है और सेल जो है फर्दर डिवीजन करके और ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इस तरीके से कैंसर की कंडीशन को सीवियर होने से रोकती है कौन? साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस या हम कहेंगे ये पर्टिकुलर ड्रग्स। ठीक है, सेकेंड होता है आपके सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। इन दिस द कीमोथेरेपी ड्रग्स आर टाइपिकली गिवन सिस्टमैटिकली, which meaning they travel through the bloodstream to reach the cancer cells throughout the body. This allows chemotherapy to treat the cancer cells that may have spread beyond the initial tumor site. ठीक है, तो यहाँ पे जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स होते हैं उनको सिस्टमिक रूट के थ्रू दिया जाता है। दैट मीन्स कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हुए फाइनली कैंसर सेल तक पहुँचते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो कीमोथेरेपी होती है ये कैंसर सेल्स को ट्रीट आउट करती है जो कि इनिशियली ट्यूमर साइट पर स्प्रेड हो रही होती है। उन सेल्स को ये क्या कर देती है, ट्रीट कर देती है, उनको किल कर देती है। ठीक है, तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम ड्रग्स देंगे जो कि बॉडी
बॉडी के अंदर जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी और वहां पर जो कैंसर सेल्स होंगी, ठीक है, जो कि ट्यूमर फॉर्म कर रही होंगी, उनको किल कर देंगी। ठीक है। थर्ड है आपके कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो ऑफ्टन कीमोथेरेपी ड्रग्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स ऑफ ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी. This can increase the effectiveness of treatment and helps to prevent the development of drug resistance. ठीक है। थर्ड है आपकी कॉम्बिनेशन थेरेपी। नाम से समझ में आ रहा है कि थेरेपीज को कंबाइन करके देंगे, मतलब जो और थेरेपीज होती है जैसे रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में तो आपको समझ में आ रहा है कि रेडिएशन से सेल्स को किल करेंगे। ठीक है। सर्जरीज में भी सर्जरी करके जहां पर भी ट्यूमर फॉर्म हो रहा होगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये जब हम सर्जरी करते हैं या रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो उसके साथ में कुछ ड्रग्स भी दी जाती हैं कॉम्बिनेशन में, उनको बोलते हैं कंबाइंड थेरेपी के अंदर दी जाने वाली ड्रग्स। ठीक है। तो यहाँ जिससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट है वो और भी ज्यादा बेटर होगा और फास्ट ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो थर्ड है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स होते हैं उन्हें अदर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के साथ में उनको कंबाइन फॉर्म में दिया जाता है, जो क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं और ड्रग का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप हो रहा है उस रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोकते हैं। ठीक है। फोर्थ है डोज एंड शेड्यूल। इन दिस the dose and the schedule of the chemotherapy drug are carefully chosen to balance the effectiveness with minimizing side effects. These drugs are typically given in cycles with the rest period in between to allow the body to recover. ठीक है। तो डोज एंड शेड्यूल का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज देंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देंगे, जिससे कि जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, उनका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट देखने को मिल सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कीमोथेरापेटिक ड्रग्स देंगे उनका जो डोज होता है कि कितना आप अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, और उनका जो शेड्यूल है कि कितने 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 टाइम में दे रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से चूज किया जाता है ताकि साइड इफेक्ट्स तो मिनिमम हो और उसकी जो इफेक्टिवनेस हो वो यहाँ पर मैक्सिमम हो। ठीक है। ये जो ड्रग्स होती है इनको एक पर्टिकुलर साइकिल में दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिया जाता है। ठीक है। और एक पर्टिकुलर रेस्टिंग पीरियड में दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको क्या कर पाती है, कवर कर पाती है। ठीक है। कि भाई इतने टाइम के लिए दिया, इतने टाइम तक उसका इफेक्ट रहा, जब उसका इफेक्ट खत्म हो गया तब दोबारा से आपने ड्रग की डोज दी और अगेन वहां पर ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलता रहा और ओवर ग्रोथ जो सेल की हो रही है वो वहां पर इनिबिट हुई। ठीक है। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग का डोज और ड्रग की शेड्यूल इंपॉर्टेंट है ताकि इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो और साइड इफेक्ट मिनिमम हो। इनको पर्टिकुलर साइकिल्स के अंदर दिया जाता है ताकि एक रेस्टिंग पीरियड के अंदर बॉडी इसको रिकवर कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ है आपकी एडजुवेंट थेरेपी। Here chemotherapy may be used as an adjuvant therapy, meaning it is given after the surgery or radiation therapy to help or reduce the risk of cancer reoccurrence. ठीक है। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी जो है उसको यूज किया जाता है किस फॉर्म में, एडजुवेंट थेरेपी में। एडजुवेंट मतलब अगेन एडिशनल थेरेपी, मतलब कि किसी और ट्रीटमेंट के साथ, जैसे कि सर्जरी के साथ या सर्जरी के बाद या रेडिएशन थेरेपी के साथ एडिशन में इसको यहाँ पर कीमोथेरेपी को दिया जाता है, जिससे कि कैंसर के दोबारा होने के, एक बार तो खत्म कर दिया सर्जरी से या रेडिएशन से, लेकिन दोबारा वो ना हो जाए जनरेट, उसको होने से ही रिड्यूस करता है, रोकता है। ठीक है। तो इस तरीके से 5 बेसिक प्रिंसिपल पर कीमोथेरेपी बेस्ड होती है। पहला होता है साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें जो सेल्स डिवाइड हो रही होती है उनको टारगेट किया जाता है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट, जिसके अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। ठीक है। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर जो अदर ट्रीटमेंट मेथड है जैसे कि रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी, उसके साथ ड्रग्स दी जाती है। फोर्थ है डोज एंड शेड्यूल, जिसके अंदर एक अप्रोप्रिएट टाइम पर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ड्रग दी जाती है। और फिफ्थ है आपके एडजुवेंट थेरेपी, जिसके अंदर दोबारा से कैंसर ना हो इसके लिए यहाँ पर ड्रग सब्सटेंस दिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स की जो कि एज ए कीमोथेरापेटिक एजेंट यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है आपके पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो दीज पेनिसिलिन्स आर द एंटीबायोटिक दैट गोट देयर नेम फ्रॉम द पेनिसिलियम मोल्ड फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड।
They belongs to the pharmacological group of beta-lactam antibiotics because they have beta-lactam ring in their structure. These penicillins work by preventing the bacteria from forming the cell wall, which is essential for their survival. This causes that the bacteria to burst and die. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो पेनिसिलिन होती है ये वो एंटीबायोटिक होती है जिन्हें उनका जो नाम मिला है वो मिला है पेनिसिलियम मोल्ड से, क्योंकि इन्हें पेनिसिलियम मोल्ड से ऑब्टेन किया गया था, वहां से एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था, इसीलिए इनका नाम हुआ पेनिसिलिन। और ये जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, इसलिए ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास के अंदर रखी गई है, उस फार्माकोलॉजिकल ग्रुप में रखी गई है, जहां पर ये पेनिसिलिन क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको बनने से रोकती है, उसको प्रिवेंट आउट करती है, बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती, जिससे कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। ये सेल वॉल उसके सर्वाइवल के लिए असेंशियल होती है, तो इसको सर्वाइवल ही नहीं करने देता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फाइनली बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली वो मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बैक्टीरिया को किल किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन को मेजरली 4 क्लासेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है उसकी मेजरली 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है आपके नेचुरल पेनिसिलिन, सेकंड है एंटी स्टेफाइलोकोकल, थर्ड है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंड फोर्थ इज बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। नेचुरल के अंदर आती है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन बी। एंटी स्टेफाइलोकोकस के अंदर आती है मिथेनसिलीन, ऑक्सासिलीन एंड नेफासिलीन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आती है एम्फिसिलीन, एम्फोसिलीन एंड कार्बासिलीन। एंड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आती है क्लेवुलिनिक एसिड, सुलबैक्टम और टेजोबैक्टम। ठीक है, तो पेनिसिलिन्स को मेजरली 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेचुरली ऑब्टेन्ड पेनिसिलिन, जिसमें आते हैं आपके पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। सेकेंड होती है एंटी स्टेफाइलोकोकल, जो कि स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट अपोजिट एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है मेथिसिलीन, ऑक्सासिलीन एंड नेफेसिलीन। ठीक है, उसके बाद थर्ड होती है आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिनका स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है एम्फिसिलीन, एमोक्सिसिलीन और कार्बासिलीन। और फोर्थ होती है आपकी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जो कि स्पेसिफिकली बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं क्लेवुलिनिक एसिड, सुलबैक्टम और टेजोबैक्टम। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं पेनिसिलिन जी, एम्फिसिलीन, एमोक्सिसिलीन और एग्यूमेंटीन। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलिन जी की। सो दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सोर थ्रोट, न्यूमोनिया एंड सिफिलिस। ठीक है, फर्स्ट है आपके पेनिसिलिन जी। ये जो है पेनिसिलिन का ओरिजिनल फॉर्म होता है और ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, यानी कि अगर गला ड्राई है, सूखा हुआ है, न्यूमोनिया हुआ है या सिफिलिस की कंडीशन है, तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं पेनिसिलिन जी। सेकेंड होती है आपके एम्फिसिलीन। दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ infections including urinary tract infection, that is UTI, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ईयर इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है जिसको इन्फेक्शंस की एक वाइड रेंज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए और ईयर इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, थर्ड होती है आपकी अमोक्सिसिलीन। दिस इज अ मोर कॉमनली यूज्ड पेनिसिलिन दैट इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, ये जो है एक और ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला पेनिसिलिन है। ठीक है,
जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अमोक्सिसिलिन कॉमनली दी जाती है। ठीक है। फोर्थ होता है आपके एग्यूमेंटिन। एग्यूमेंटिन की बात करें तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलोनिक एसिड विच इज यूज्ड टू ट्रीट मोर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शंस। ठीक है। ये जो है आपकी एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस है, यानी कि बैक्टीरिया वो किल ही नहीं हो रहा नॉर्मल किसी एंटीबायोटिक से, या नॉर्मल जो आपके बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं उनसे वो किल नहीं हो पा रहा, तब वहाँ कॉम्बिनेशन में एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलोनिक एसिड दिया जाता है, ताकि उसका इफेक्ट हो जाता है ज़्यादा, और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर किल किया जा सकता है। जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है, उनको भी किल किया जा सकता है, और डिफरेंट इन्फेक्शंस को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। अब इसकी कितनी डोज देनी होती है? सो दिस पेनिसिलिन एक्सेप्ट बीका एम्फिसिलिन टैबलेट, amoxicillin, penicillin V, piva ampicillin, and pivamycillinum are the best taken with the full glass, that is 8 ounce of water on an empty stomach either 1 hour before or 2 hour after the meals unless otherwise directed by your doctor। कितनी डोज में देनी होती है? तो पेनिसिलिन जो रहती है यहाँ पर, सारी पेनिसिलिन एक्सेप्ट बीका एम्पिसिलिन टैबलेट, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन बी, पीवा एम्पिसिलिन और पिवेमसिलिनम, इन एंटीबायोटिक्स को छोड़ करके जो भी आपकी और पेनिसिलिन होती है उनको आप 1 ग्लास पानी के साथ, यानी कि 8 आउंस वाटर के साथ खाली पेट, है ना, खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, जब आपके पेट में खाना नहीं होगा उस टाइम पे आप उसको ले सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको आपके स्पेसिफिक डॉक्टर बताएं उस टाइम से आप उसको डोज ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके इंडिकेशन, दैट मीन्स इसके यूजेस, कि कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेकेंड ओटिस मीडिया, थर्ड न्यूमोनिया, फोर्थ rheumatic fever, and fifth is erythropilas। ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेजरली 5 पोजिशंस पे यूज करते हैं, मतलब कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। लेकिन जैसे अगर आपकी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज करेंगे। सेकेंड ओटिस मीडिया में, यानी कि जब ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, ईयर में इन्फ्लेमेशन है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। न्यूमोनिया अगर हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। रूमेटिक फीवर, यानी कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो फीवर आ रहा है उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। और सॉरी, इरिथ्रोपिलस के ट्रीटमेंट में, इरिथ्रोपिलस के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो डिफरेंट कंडीशन से जिसके ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कौन से कंडीशन में नहीं देना है। तो कंडीशन है कि हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेनिसिलिन, अगर आपको कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जो पेनिसिलिन से सेंसिटिविटी शो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना। इसीलिए पेनिसिलिन को देने से पहले स्किन टेस्ट या पैच टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगर टेस्ट वहाँ पर नेगेटिव आता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक एलर्जी नहीं होती उससे, तभी वहाँ पर जो है पेनिसिलिन एज ए ड्रग दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती है। ठीक है। सेकेंड जो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक आता है वो है आपके सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन की बात करें तो दिस सिफेलोस्पोरिन इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कवरेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर जनरली well tolerated and easy to administer and thus used frequently। The classification, spectrum of activity and pharmacology of these cephalosporins will be reviewed here। The spectrum of activity of these cephalosporins combined with the beta lactamase inhibitors are discussed separately। ठीक है। तो ये जो सिफेलोस्पोरिन्स है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास की सबसे बड़ा ग्रुप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे और वाइड रेंज के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि कई बार टॉलरेंस भी शो कर रहे होते हैं, वेल टॉलरेटेड होते हैं,
को भी उनके भी ट्रीटमेंट में इसको दिया जा सकता है। ठीक है, ऑल्सो ये इसको ईजी टू एडमिनिस्टर है, इसको लेना भी आसान है और इसलिए ही इसको बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सिफिलिस्पोरीन है इसका हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की कितना इफेक्ट डालती है और इसकी क्या फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जब ये बीटा लैक्टमेज इनिबिटर क्लास के साथ ऐड होती है, उसके साथ जुड़ती है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता है, तब ये यहाँ पर किस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसके अंदर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ दी सिफेलोस्पोरीज। क्लासिफिकेशन में इसको 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरीन, सेकेंड है सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरीन, थर्ड है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरीन, फोर्थ है आपकी फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरीन और फिफ्थ है आपकी फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरीन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है सिफाजोलिन, सिफेलेक्जीन एंड सिफाड्रॉक्सिल। सेकेंड जनरेशन में आती है आपकी सेफिरोक्सिम, सेफेक्लोर, सेफप्रोंजिल एंड सेफोक्सिक्टीन। थर्ड जनरेशन में आती है सेफ्ट्रायाओक्सेन, सेफोट्रेक्सिम, सेफ्टाजिडिम एंड सेफिक्सिम। फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन में और आती है सेफप्रोडोक्सिम एंड सेफ्टीब्यूटेन। फोर्थ जनरेशन में आती है आपके सेफेप्रीम और सेफपिरोमी। फिफ्थ जनरेशन में आती है सेप्टारोलिन एंड सेप्टोबिप्रोल। ठीक है, तो 5 मेजर क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है इनके जनरेशन के बेसिस पर। फर्स्ट जनरेशन में आएगी आपके 3 ड्रग्स, सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन एंड सेफाड्रॉक्सिल। सेकेंड जनरेशन में आएगी 4 ड्रग्स, सेफिरोक्सिम, सेफाक्लोर, सेफप्रोंजिल और सेफोक्सिटीन। थर्ड जनरेशन में आएगी 6 ड्रग्स, सेफाट्राइओक्सेन, सेफोटारोक्सेम, थर्ड सेफ्टाजिडिम एंड फोर्थ सेफिक्सिम, फिफ्थ सेफप्रोडोक्सिम एंड सिक्स सेफ्टीब्यूटेन। फोर्थ जनरेशन में आपके ड्रग्स आएंगी सेफीपीम एंड सेफबिरोम। फिफ्थ जनरेशन में आएगी सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टोबिप्रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्रग को डिस्कस करेंगे जो है हमारा सेफाजोलिन। सेफाजोलिन की अगर हम बात करें तो दिस सेफाजोलिन इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये जो सेफाजोक्सिम है इट इज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस medication is also given before certain type of surgery to prevent the infections. This cefazolin belongs to the class of medication that is known as cephalosporin antibiotics. It works by killing the bacteria or preventing their growth. However, this medication will not work for the cold, flu and other virus infections. ठीक है, तो सेफाजोलिन की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग होती है ये डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेडिकेशन है कई बार जो सर्जरीज हम परफॉर्म करते हैं तो उन सर्जरीज डिफरेंट टाइप की जो सर्जरीज होती हैं उनके दौरान इन्फेक्शंस को होने से रोकने के लिए भी कई बार ये मेडिकेशन दी जाती है। ये जो सेफाजोलिन होती है ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती हैं, जहाँ पर ये क्या करती हैं जो बैक्टीरिया होती है उसको किल करके या उसकी ग्रोथ को होने से रोक करके उसको प्रिवेंट आउट करके यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। लेकिन ये जो मेडिकेशन है ये कोल्ड जो होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, ठंड लगती है, फ्लू हो जाता है या जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करती, वायरल में काम इफेक्टिव नहीं होगी, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही इफेक्टिव होगी। ठीक है, इसकी डोज की बात करें तो फॉर एडल्ट्स 1 to 2 grams are given every 8 hours which is directed by the healthcare providers, and for children 25 to 50 mg per kilogram of body weight per day divided into 3 to 4 dose which is directed by the healthcare providers. ठीक है, एडल्ट के अंदर इसको देते हैं हर 8 घंटे के अंदर 1 से 2 ग्राम देते हैं जैसा कि डॉक्टर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताया होता है, और बच्चों को देते हैं उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हर दिन 1 दिन के अंदर उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं
25 से 50 mg पर किलोग्राम के हिसाब से, जिसको 3 से 4 डोज में डिवाइड करके देते हैं और जैसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर कहता है उसके अकॉर्डिंग फिर दिया जाता है। ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फिर इसके इंडिकेशंस या हम कहेंगे इसके यूजेस, तो इसको यूज किया जाता है फर्स्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, सेकंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, थर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फोर्थ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस एंड फिफ्थ एंडोकार्डियाटिस। ठीक है, तो इस तरीके से स्किन के अंदर या बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर सिफाक्जोलिन दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, तब दिया जाता है। थर्ड, अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन है तब दिया जाता है। बोन्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर पेन है, इन्फेक्शन है, तब दिया जाता है सिफाक्जोलिन। और अगर एंडोकार्डियाटिस यानी कि जो एंडोकार्डियल लेयर होती है हार्ट की, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर सिफाक्जोलिन दिया जाता है। अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है जिसमें नहीं देना चाहिए और जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, जैसे कि फर्स्ट है कि अगर डायरिया हो रखा है तो नहीं देना, सेकेंड नोजिया उल्टी जैसा मन हो रहा है तो नहीं देना, थर्ड वॉमिटिंग कंडीशन है, एक्चुअल में वॉमिटिंग हुई है तो नहीं देना, फोर्थ है इनडाइजेशन यानी कि प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है पर्सन को तो नहीं देना, फिफ्थ पेट में अगर दर्द है, स्टमक पेन है तो नहीं देना, एंड सिक्स है वेजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज, अगर वेजाइना में इचिंग हो रही है, ठीक है, खुजली जैसी हो रही है, कोई वेजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन में नहीं देना। ठीक है, तो इस तरीके से डायरिया, स्टमक पेन, इनडाइजेशन, वॉमिटिंग, नोजिया और वेजाइनल ईचिंग के कंडीशन में हमको ये सिफाक्जोलिन नहीं देनी है। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे ड्रग है वो है आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप और ग्लाइकोसाइडिक रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, so these aminoglycosides are a class of antibiotics that are derived from the streptomyces bacteria. Here amikine, that is amikacin, is an aminoglycoside antibiotic which is used to treat serious bacterial infections. These are further classified into two categories. First is the systemic एंटीबायोटिक और सेकेंड इज द टॉपिकल एंटीबायोटिक। सिस्टमिक के अंदर आपके ड्रग्स आएंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकेसिन, जेंटामिसिन, केनामाइसिन, नेटिलिमिसिन, टोब्रामाइसिन एंड सीसोमिसिन। सेकेंड है टॉपिकल जिसमें ड्रग आएंगी नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन। ठीक है, तो ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं ये एंटीबायोटिक की उस क्लास से बिलोंग करती हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से डराइव हुए हैं। इसके अंदर जो आपके ड्रग आती हैं वो है एमिकीन या जिसे एमिकेसिन भी बोला जाता है, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जो कि सीरियस जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में दी जाती है। इन्हें दो मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके सिस्टमिक एंटीबायोटिक और सेकेंड होते हैं आपके टॉपिकल एंटीबायोटिक। सिस्टमिक के अंदर आपके ड्रग आएंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, नेटिलमाइसिन, टोब्रामाइसिन और सीसोमाइसिन, और टॉपिकल में आएंगी नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटीन। ठीक है, इसके अंदर अगर हम स्पेशली बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग विच इज नॉन एज aminoglycoside antibiotics. It works by killing the organisms that causing the infection. This drug may be used to treat other serious infections such as Mycobacterium avium complex, that is MAC, tularemia, endocarditis, plague, along with the other medications. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है या आपके जिस क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है उसको बोलते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करती है, जहाँ पर ये क्या करती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कर रहे होते हैं उनको किल करके यहाँ पर कंडीशन को ट्रीट करती है। इस तरीके से जो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये ड्रग दी जाती है, जैसे कि अगर एमएसी यानी कि माइको बैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे इन्फेक्शन है, टुलेरीमिया है, या यानी कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, जो हार्ट की
लेयर्स है, एंडोकार्डियम लेयर, उसमें इन्फेक्शन है या प्लेग की कंडीशन है, तब यहाँ पर और जो मेडिकेशन है उनके साथ कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता है। ठीक है, इसका जो डोज रहता है वो रहता है चिल्ड्रन के अंदर 20 to 40 mg per kg, maximum 1 gram twice in a weekly, and 25 to 30 mg per kg, maximum 1.5 gram twice weekly. And for the adults it is 15 mg per kg, maximum is 1 gram twice weekly, and 25 to 30 milligram per kg, maximum 1.5 grams. ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो है इसको 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है, मैक्सिमम आप 1 ग्राम दे सकते हैं। ठीक है, और इसको एक वीक में 2 बार देना है। ठीक है, मैक्सिमम आप इसको 1.5 ग्राम तक दे सकते हो। सेकंड एडल्ट्स की बात करें तो वहां पर भी मैक्सिमम 1 ग्राम दे सकते हो, लेकिन जो डोज रहेगा वो कम रहेगा, वो रहेगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 50 mg पर केजी, 15 mg देंगे उसकी बॉडी पर केजी के वेट के हिसाब से। मैक्सिमम आप इसको 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अदरवाइज टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से कौन सी कंडीशन को ये ट्रीट करता है? सो इट इज यूज्ड इन कंडीशंस सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टुलेरीमिया एंड प्लेग। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, टुलेरीमिया में यूज करते हैं, और प्लेग की कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। और कौन सी कंडीशंस में नहीं करना? सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंडीशन सच एज हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, रीनल इम्पेयरमेंट एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो कंडीशन है, जब सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है इस पर्टिकुलर ड्रग से लेकर के, पेशेंट इसको लेकर सेंसिटिविटी शो करता है, तब ये ड्रग नहीं दे सकते। अगर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है यानी कि न्यूरॉन से मसल्स में सिग्नल ट्रांसमिशन में दिक्कत है तो नहीं देना है, किडनी अगर सही से काम नहीं कर रही है, रीनल इम्पेयरमेंट है तो नहीं देना है, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास आती है यहाँ पर फोर्थ, वो है आपकी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स की बात करें तो दिस फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स विद मेनी एडवांटेजेस, pharmacokinetic properties including high oral bioavailability, large volume of distribution, and broad spectrum antimicrobial activity with a widespread use. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्विनोलोन हैज ग्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है, जिसके कुछ पर्टिकुलर एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कि भाई ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है इसकी ओरली जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि आप जितना ड्रग लेते हो मैक्सिमम यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में पहुँच पाता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई है, मतलब कि ये अच्छे से बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होकर के प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए अवेलेबल होता है। साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकता है, बैक्टीरिया को किल कर सकता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो कर सकता है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड यूज है, बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है इनका जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बाय द टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि माइक्रोब्स को किल करने की इनकी टेंडेंसी जो है, ठीक है, वो बढ़ रही है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं जो माइक्रोब्स उनको भी ये किल कर देता है। तो इस तरीके से फ्लोरोक्विनोलोन्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, जो कि हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी शो करता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम शो करता है, वाइड स्प्रेडली यूज किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में भी यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, इन फ्लोरोक्विनोलोन्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन में है। फर्स्ट जनरेशन में ड्रग आएगी आपके सिफेलोस्पोरिन, सॉरी सिप्रोफ्लोक्सासिन जो नाम से आती है सिप्रो के नाम से। सेकंड है नोरफ्लोक्सासिन जो कि नाम आती है नोरोक्सोन के नाम से। सेकेंड है सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएंगी लिवोफ्लोक्सासिन जो आती है लिवा क्वीन के नाम से, ओफ्लोक्सासिन जो आती है फ्लोक्सोन के नाम से। थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएगी जेमी फ्लोक्सासिन फा एक्टिव के नाम से, मोफीफ्लोक्सासिन जो आएगी एवेलॉक्स के नाम से, डेला फ्लोक्सासिन जो आती है बेक्स डेला के नाम से। फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन के अंदर ड्रग आएगी बेसी फ्लोक्सासिन बेसेन के नाम से, गेटीफ्लोक्सासिन जिसका ब्रांड नेम है टेग्वीन, एंड
स्पेरफ्लोक्सासिन जिसका ब्रांड नेम है जेगम। तो इस तरीके से फ्लोरोक्विनोलिन्स को 4 मेजर जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है आपकी फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएगी सिप्रोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन। सेकंड होती है सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएगी लिवोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन। थर्ड होती है थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएंगी जेमीफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेलाफ्लोक्सासिन। फोर्थ होती है फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन जिसमें ड्रग आएंगी बेसिफ्लोक्सासिन, गार्टिफ्लोक्सासिन एंड स्पेरफ्लोक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सॉरी इसी के अंदर जो आपकी ड्रग है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन की बात करें तो दिस सिप्रोफ्लोक्सासिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट बिलोंग्स टू द फ्लोरोक्विनोलोन क्लास and it is used to treat a variety of bacterial infections including urinary tract infections, that is UTI, respiratory infections, skin infections and gastrointestinal infections among the others। ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रग है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके एक वाइड रेंज पर काम करती है। ये जो फ्लोरोक्विनोलिन क्लास से बिलोंग करती हैं और ये जो है एक वाइड वैरायटी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, जैसे कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में, स्किन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट में, और भी जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी जो डोज रहती है वो फॉर गोनेरिया इज इन एडल्ट 250 mg that is milligram taken as a single dose, and for the children use and dose must be determined by your doctor, and for the other infections in adults 250 to 750 milligrams that is mg 2 times in a day taken every 12 hours, and for the children use and dose must be determined by your doctor। इसकी जो डोज रहेगी स्पेशली गोनेरिया की ट्रीटमेंट में बड़ों में तो रहेगी 250 मिलीग्राम एक बार में और सिंगल डोज के अंदर, और बच्चों के अंदर डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, इस और जो अदर इन्फेक्शंस होंगे उनके लिए रहेगी 250 से 750 मिलीग्राम दिन में 2 बार हर 12 घंटे के अंदर दी जाएगी, जबकि बच्चों के अंदर इसकी डोज जो है वो डॉक्टर के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, इसके इंडिकेशंस या यूजेस की हम बात करें सो इट इज यूजफुल टू ट्रीट टाइफाइड फीवर, गोनेरिया, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मेजरली यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में, सेकंड गोनेरिया के ट्रीटमेंट में जहाँ पे गोनेरिया को ट्रीट करेगा, सेकंड डायरिया, अगर डायरिया है, लूज मोशन है, एक्सेस वाटरी फ्लूइड का वाटरी स्टूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में, यूटीआई यानी यूरिनरी इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एसटीडीज के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाएगा। इस तरीके से ये जो ड्रग्स होंगी वो टाइफाइड फीवर, गोनेरिया, डायरिया, यूटीआई और एसटीडीज के ट्रीटमेंट में यूज की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगी। तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंडीशन सच एज नोजिया, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस एंड रैशेस। More serious side effects are rare but can include tendon rupture, central nervous system effects and allergic reactions। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे कॉन्ट्राइंडिकेट करती है, यानी कि ये नहीं दी जा सकती, जैसे कि अगर जो पेशेंट है उसको उल्टी जैसा मन कर रहा है, नोजिया हुआ है या एक्सेस स्टूल फॉर्मेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, डिजीनेस घबराहट है, रैशेज हो रहे हैं, तो नहीं दे सकते। इसके अलावा ये कुछ पर्टिकुलर सीरियस साइड इफेक्ट्स करती हैं लेकिन वो रेयर है, जैसे कि यहाँ पर टेंडन जो रहती है ना, मसल टेंडन्स, वो यहाँ पर रप्चर हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यानी सीएनएस पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। तो इस तरीके से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस और रैशेस की कंडीशन में नहीं देना, और इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि टेंडन रप्चर, सीएनएस इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कीमोथेरापेटिक एजेंट्स को स्टडी करना, जिसमें हमने डिफरेंट मैकेनिज्म्स वाले डिफरेंट टाइप्स के कीमोथेरापेटिक एजेंट्स की बात करी जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन कर रहे थे। इसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया, जैसे कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोलिन्स।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई एंटीबायोटिक या कीमोथेरापेटिक एजेंट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।